हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से अब जो है आपके थ्योरी शुरू हो जाती है जो आपको पेपर में भी आ सकती है ना। और इससे रिलेटेड आपको जो है वो क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी की। सो दीज आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है। मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद ये सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैलेंस शीट को बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बैलेंस शीट का स्टूडेंट आपको क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ठीक है। A balance sheet discloses the financial position of the business firms at the end of the year. It shows ये क्या बताती है, अमाउंट ऑफ वेरियस एसेट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट है ना। सो इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं। इट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, must be in the form set out in पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपने जो है वो +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट को बनाया था, बट अब ये जो बैलेंस शीट होती है ये कंपनी की बैलेंस शीट है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है। बैलेंस शीट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। ये बात बहुत जरूरी बोली गई है क्या, कि बैलेंस शीट क्या है, एक समरी है, एक क्वांटिटेटिव समरी है किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है। इसमें इंक्लूड होती है एसेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी। सो इट मस्ट प्रेजेंट एन अनबायस्ड व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द firm. It must be kept in mind that final accounts must be prepared at the end of each financial year, which may be less or more than calendar year of 12 months, but should not exceed the duration of 15 months. However, this duration may be extended by the prior permission of the registrar of the companies to maximum of 18 months। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फाइनल अकाउंट्स को जो हम बनाते हैं है ना, वो बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो ये जो आपका होता है ये जो आपका जो है वो कैलेंडर ईयर से यानी कि 12 मंथ से ज्यादा का भी हो सकता है और कम का भी हो सकता है। ठीक है। पर वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होना चाहिए। सो इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 18 मंथ्स के लिए, है ना। अगर परमिशन दे देता है ROC, है ना, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, अगर वो हमको परमिशन दे देता है तो इस ड्यूरेशन को मैक्सिमम 18 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है ना। सो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो फॉलोइंग इज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज पुट फोर्थ बाय द पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो इस एक्ट के अंदर जो है, शेड्यूल के अंदर जो आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, ओके, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, है ना। सो बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी की होगी एज एट वर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे 31 मार्च, है ना, जो भी हमारा ईयर होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में भी बैलेंस शीट कैसी बनाई जाती है ये बात मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम आप पर्टिकुलर का लगाएंगे, सेकंड नोट नंबर का, और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम होगा वो सिर्फ एक अमाउंट का लगेगा। ठीक है। जैसे कि आप करंट ईयर के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर की फिगर्स को यहाँ पे अभी हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है। वो हम तब दिखाएंगे जब हमने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने होंगे। फिलहाल जो है आप जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का, सेकंड नोट नंबर का और थर्ड जो है आप यहाँ पे प्रेजेंट की जो फिगर्स होंगी, है ना, जो करंट ईयर का अमाउंट होगा उसको शो किया जाएगा। ठीक है। इसको दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो 3 कॉलम आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले आएगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
तो उसमें सबसे पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड का। तो शेयर होल्डर फंड में मेनली 3 आइटम्स आती हैं, बट क्वेश्चन में जो बार बार यूज होती है वो होती है शेयर कैपिटल और बी रिजर्व एंड सरप्लस। तो साथ साथ में आप इसको लिखते भी जाइए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लिखा गया है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका यूज जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। उसके नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सो स्टूडेंट ये वाली आइटम भी जो है वो क्वेश्चन में नहीं आती है कहीं भी, ओके। उसके बाद तो पहला हेड हमने बनाया शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर हमने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो हेड मतलब आता है वो आता है नॉन करंट लाइबिलिटी का, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब जिस लाइबिलिटी की पेमेंट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं हो सकती, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, है ना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको मतलब मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा वो जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना। ये 3 आइटम्स आपको बार बार जो है क्वेश्चन में रिपीट होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो करंट लाइबिलिटी में ये जितने भी हेड बताए गए हैं यहाँ पे सब हेड, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हेड आता है शेयर होल्डर फंड का जो यूज होगा। उसके बाद सेकंड जो हेड है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आपको जो है वो लिख बता भी रहा हूँ कि इस तरीके से करना है, तो इसका फॉर्मेट आप जो है बना दीजिएगा। तो यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, ठीक है, जो भी हमारी करंट ईयर का टोटल होगा। फिर बनाएंगे हम एसेट साइड, उसमें हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट हम सबसे पहले लिखेंगे और उसमें लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, ओके। उसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो ये कौन सा लॉन्ग टर्म लोन है? अगर कंपनी ने किसी पर्सन को लोन दिया है, किसी और को लोन दिया है, तो वो लोन हमारी एसेट है, तो उसको हम एसेट में लिखेंगे। और अदर नॉन करंट एसेट जो है यहाँ पे शो होगी, ठीक है, नॉन करंट एसेट में पहले पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे करंट एसेट का है, ठीक है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। तो ये सारे के ये जो एसेट साइड है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके सारे लिखे हुए जो हेड और सब हेड है वो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होंगे, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस तरीके से ये बताई गई है इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। तो इसको किस तरीके से बनाया जाएगा मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा, है ना, किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, देखिए, it should be noted that all the assets and liabilities are classified and shown in balance sheet on the basis of definitions given in schedule 3 of the companies act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, है ना, उसी के बेस पे ही हमने बैलेंस शीट में जो है वो आइटम्स को शो करना है ना, और क्लासिफाई करना है एसेट एंड लाइबिलिटी को, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट को आप बनाएंगे बट उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी शोन एज नेगेटिव, नेगेटिव बैलेंस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। जो नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब जो डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो लॉस होती है और उसको हम एज ए नेगेटिव बैलेंस शो करते हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। मतलब उसको से 5,000 की लॉस है तो रिजर्व एंड सरप्लस में 5,000 जो है नेगेटिव में हम शो करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ देयर अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे हमने डिवेंचर को इशू किया और जिस ईयर में उसकी अलॉटमेंट होगी, है ना, तो उसी ईयर में डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ किया जाएगा अंडर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटीज पेमेंट रिजर्व से, है ना, इफ इट हैज अ बैलेंस और
या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन द बैलेंस शीट अंडर नोट्स टू अकाउंट्स गिवन फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, discount or loss on issue of debenture is shown by way of deduction from the balance in securities premium reserve, है ना। if it is written from securities premium reserve, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि नोट्स टू अकाउंट्स जब आप बनाएंगे, है ना, ओके, तो वहां पे आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके नीचे आप क्या करेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से माइनस करेंगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को। ठीक है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जैसे 5,000 है और आपके 2,000 की लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर है, तो ऐसे माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व हमारे पास 3,000 बच जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर सपोज करिए आपके पास प्रीमियम नहीं है, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में एज ए नेगेटिव बैलेंस जो है आप शो करेंगे, किसको, नेगेटिव बैलेंस शो करेंगे आप इसको, रिजर्व एंड सरप्लस को, अगर आपके पास ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कोई अमाउंट होगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी यहाँ पे और क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि सो यहाँ पे बोला गया है, if it is written from securities premium reserve or shown under subheaded reserve and surplus as negative, if negative item, if it has been written off from statement of profit and loss, ठीक है, तो एज ए नेगेटिव आइटम आप उसको शो करेंगे। ठीक है, मतलब इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, है ना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से आप सुन लीजिए। इन केस अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस लॉस को, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, स्टूडेंट सपोज करिए क्वेश्चन में ना आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, ना आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों चीजें नहीं है, है ना, तो एज ए नेगेटिव आइटम शो करेंगे हम डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, किस हेड के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। उसके नेक्स्ट है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इज टू बी फर्निश्ड इन टर्म्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, मतलब सारी की सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है बैलेंस शीट की, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में हम दिखाएंगे। किस तरीके से दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इफ अ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018, देन द डेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी स्टेटेड एज एट 31 मार्च 2018। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जांपल, जैसे कि 31 मार्च 2018 को बनाई जा रही है बैलेंस शीट, है ना, तो उस बैलेंस शीट को हम कैसे, मतलब कैसे दिखाएंगे कि किस डेट को बनाई गई है, उसके लिए हम एज एट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट एज ऑन का, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वर्ड ऑन रेफर्स टू पीरियड ऑफ वन डे। ठीक है, वेयर एज द वर्ड एट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो ऑन वर्ड है उसका मतलब है किसी पीरियड का एक दिन, है ना, जबकि जो एट वर्ड है उसका मतलब है अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट, जो मतलब जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है। ठीक है, ओके, since the balance sheet is prepared to represent financial position of the enterprises at a particular point of time, the word at should be used instead of on। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, है ना, और वो प्रेजेंट कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन किसी एंटरप्राइजेस की, किसी बिजनेस की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसलिए एट वर्ड का यूज होना चाहिए, ना कि ऑन का। ओके, तो स्टूडेंट इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है, कैसे नेगेटिव बैलेंस हमने दिखाना है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना है या प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन जो है नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी, तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए कि एज एट वर्ड का यूज किया जाएगा, ना कि एज ऑन का। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, सबसे पहली जो साइड होती है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताई
कौन सी साइड बताई मैंने आपको, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इसमें सबसे पहली आइटम है शेयर होल्डर फंड। तो एक एक करके हम सारी आइटम्स को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज लेड डाउन बाय द शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013 will be shown on the face of balance sheet. Other details or disclosures regarding any item will be shown under notes to accounts. The equity and liability part of the balance sheet represent liability of the company. तो ये कंपनी की liability को दिखाता है due to two major parties, है ना, the shareholder and other external parties, इनकी वजह से, ठीक है। The shareholder funds consist, shareholder fund में देखिए क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये चीजें आती हैं। द शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, है ना, फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, है ना, ये सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। और स्टूडेंट इन सारी बातों को अब जो है वो आपके पास बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें डिटेल में, शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इसमें क्या क्या आइटम्स आएंगी, है ना, शेयर कैपिटल क्या होती है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ये सारी बातें अब मैं आपको मतलब बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।